एवरीवन, वेलकम टू एसआरएस एकेडमी। गाइस, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़ में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 डिटेल में स्टडी किया। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए उपलब्ध स्रोत हैं हमारे पास, उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया। पार्ट 3 में उन्हीं स्रोतों के माध्यम से जो हमें जानकारी राजनीतिक स्थिति के बारे में मिलती है, उनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं राजनीतिक स्थिति। गाइज, आपको सभी चीज़ें नोट्स के फॉर्म में उपलब्ध होंगी इस वीडियो में, तो आप चाहे उसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप उसको नोट डाउन करते चलें, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे, और वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाइज, अगर हम राजनीतिक स्थिति के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका समय काल था 321 BC से लेकर 299 BC तक इनका टाइम पीरियड था। इस समय काल में उन्होंने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी स्रोतों में सेंड्रोफोटस और एंड्रोफोटस, ये काफ़ी महान राजा हुए थे मौर्य साम्राज्य के, तो इनके बारे में सेंड्रोफोटस और एंड्रोफोटस नाम से इनको उल्लेखित किया गया है। यूनानी साहित्य या यूनानी स्रोतों से जो भी जानकारी मिलती है उसमें इस नाम से उन्हें संबोधित किया गया है। अच्छा, इसके बारे में बताया किसने कि यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य का था? विलियम जोन्स ने बताया कि इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। गाइज, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी पॉइंट को स्किप ना करें। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को क्या कहा था? उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। डाकुओं का गिरोह किसने कहा था चंद्रगुप्त की सेना को? जस्टिन ने कहा था। ओके गाइज, चंद्रगुप्त का सेल्यूकस से एक संघर्ष हुआ था और वो समय काल था 305 से लेकर 304 BC के आसपास। चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस से संघर्ष होता है, वो किस लिए होता है? पंजाब और सिंध क्षेत्र पर आधिपत्य के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस से संघर्ष होता है। 305 से लेकर 304 BC के आसपास इनका संघर्ष होता है। एपियनस नामक एक विद्वान थे, उन्होंने बताया कि समझौते होते हैं इस संघर्ष के पश्चात। जब दोनों को यह लगता है कि वे विजयी नहीं होंगे तो वे आपस में एक समझौता करते हैं, एक या दो समझौते करते हैं, बल्कि 2 समझौते करते हैं आपस में, और उसके माध्यम से यह संघर्ष विराम होता है। वे समझौते कौन से थे? सबसे पहले हम देखते हैं कि एरियाना का क्षेत्र दहेज में दे दिया। एपियनस ने बताया कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ समझौते में अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, और उसके साथ एरियाना का क्षेत्र, जिसके अंतर्गत 4 छोटे छोटे राज्य आते थे, या आप कह सकते हैं प्रांत आते थे, वह क्षेत्र दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। वे क्षेत्र कौन कौन से थे? एरिया, जिसे हेरात के नाम से जानते हैं, आराकोसिया, कंधार, जेड्रोसिया, मकराना, और पेमिस देई, जिसे हम काबुल के नाम से जानते हैं। ओके गाइज, तो ये 4 क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने दहेज में दे दिया, और उसके साथ साथ पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह भी पता चलता है कि जूनागढ़, जो कि गुजरात का क्षेत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि जूनागढ़ गुजरात का क्षेत्र था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, और यहाँ पर उसने अपना गवर्नर पुष्यगुप्त को नियुक्त किया था। और उस पुष्पगुप्त ने एक झील का, काफ़ी प्रसिद्ध झील है सुदर्शन झील को बनवाया था। और किस उद्देश्य से बनवाया था? उस समय काल में सिंचाई की बड़ी समस्या होती थी, तो सिंचाई की समस्या से निजात पाने के लिए पुष्यगुप्त सुंग नामक गवर्नर ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। दक्षिण भारत में उत्तर कर्नाटक तक के क्षेत्र को जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। दक्षिण भारत में उत्तर कर्नाटक तक के क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। मैसूर के फिर आखिर में मैसूर, जब अकाल पड़ता है, 12 वर्ष का अकाल पड़ता है मैसूर, तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु मैसूर के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर 12 वर्ष के अकाल, जो कि उस समय पर पड़ा था, अकाल से बचने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य और जैन गुरु भद्रबाहु के साथ वहाँ जाते हैं, और यहीं पर चंद्रगिरी पहाड़ी पर संलेखना विधि से इनकी मृत्यु होती है। ओके गाइज, तो चंद्रगुप्त मौर्य मैसूर के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर जाते हैं, जहाँ पर 12 वर्ष का अकाल पड़ा हुआ था, तो उससे बचने के लिए वे मैसूर जाते हैं, और जहाँ पर चंद्रगिरी पहाड़ी पर एक विशेष प्रकार की विधि होती है जैन धर्म में, संलेखना विधि, जिसके माध्यम से इन्होंने अपनी मृत्यु
स्वीकार की थी। दूसरे प्रमुख राजा होते हैं बिंदुसार, जिनका टाइम पीरियड था 299 से 273 बीसी। 299 से 273 बीसी के आसपास इनका टाइम फेज था। इन्हें सिंहसेन भी कहा जाता है। इन्हें सिंहसेन भी कहते हैं। महाभाष्य में अमित्रघात या अमित्रोकोटस नाम से इन्हें संबोधित किया गया है। महाभाष्य में अमित्रघात या अमित्रोकेटस नाम से इन्हें संबोधित किया गया है। सिंहसेन किस राजा को कहा जाता है? सिंहसेन बिंदुसार को कहा जाता है। और इनका टाइम पीरियड क्या था? 299 से लेकर 273 बीसी तक। दुश्मन का अमित्रोकेटस, जो कि एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है दुश्मन का नाश करने वाला। अमित्रोकेटस एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है दुश्मन का नाश करने वाला। सबसे बड़े पुत्र गवर्नर सुशील, इसके सबसे बड़ा पुत्र जो था गवर्नर कहाँ का था? जिसका नाम सुशील था, वह गवर्नर था तक्षशिला का। जबकि अशोक इसका दूसरा पुत्र था, जो कि कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन का। बिंदुसार के दो पुत्र सुशील और अशोक। सुशील कहाँ का गवर्नर था? तक्षशिला का। जबकि अशोक कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन का था। ओके गाइस, तो तक्षशिला में एक बार विद्रोह होता है, जिसे दबाने के लिए अशोक को भेजा। तो अशोक ने नेपाल के कुछ क्षेत्र को भी जीत लिया तथा श्रीनगर की स्थापना की। तक्षशिला में एक बार विद्रोह होता है, जिसे दबाने के लिए बिंदुसार अशोक को भेजता है। तो अशोक ने नेपाल के कुछ क्षेत्रों को भी जीता और एक प्रांत कह सकते हैं श्रीनगर की भी स्थापना की। इसी समय सीरिया या एंटियोकस प्रथम, एक यूनानी राजा थे, ने एक दूत भेजा था जिसका नाम था डायमेकस को भेजा था, जिससे बिंदुसार ने कुछ चीज़ें मांगी। इसी के समय में सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने, जो कि यूनानी राजा था, ने एक दूत भेजा था जिसका नाम था डायमेकस। इसको बिंदुसार के दरबार में भेजा था और बिंदुसार उससे कुछ चीज़ें मांगता है। वो कौन सी चीज़ें थी? दार्शनिक, ये नहीं, दार्शनिक मांगा था, मीठी शराब और सूखे फल। ये चीज़ें बिंदुसार ने यूनानी राजा से मांगे थे, जिसमें दार्शनिक तो नहीं भेजा था उसने, बाकी चीज़ें उपहार स्वरूप भेज दिया था। राज्यसभा में 500 व्यक्ति शामिल थे। राज्यसभा में उस समय में 500 व्यक्ति उसके शामिल थे। उसमें प्रमुख कौन कौन थे? प्रमुख कौन था? खल्लटक प्रमुख थे। आजीवक संप्रदाय का विद्वान पिंगलवस भी काफ़ी प्रमुख थे उसकी सभा में। ओके गाइज, इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रमुख राजा आते हैं सम्राट अशोक। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।